जी और भाई मन्नारे जगदीश पांडोर को नमन करते हुए मैं आप सभी के सामने अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि पिछले कई साथियों ने मुख्य समस्या बताई कि जो पुलिस वाले हैं, पुलिस प्रशासन है, हमें किस तरह से परेशान करते हैं, तो हमें आज इस चिंतन शिविर के बारे में हमें सभी समाज के साथियों को इस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है कि इन सबसे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है, इन सभी का समाधान क्या है। तो मैं आपको आज चर्चा करना चाहूँगा आप सभी के बीच में संविधान में जो 5वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत जो अधिनियम है एक 1996 में पैसा अधिनियम, पैसा एक्ट अधिनियम 1996 के अंतर्गत हमें ये अधिकार मिला है कि हम अपनी ग्राम सभा का, जो हमारी ग्राम सभा आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले कई सालों से, हजारों सालों से चलती आ रही है, हमारी ग्राम सभा के अंतर्गत न्याय और जो रीति रिवाज है, पद्धति, विवाह पद्धति, हमारी सभी जो सामाजिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, सभी ग्राम सभा के अंतर्गत होते थे। हमें किसी राजनीतिक और किसी पुलिस थानों की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी काम होता था, चाहे राजनीति से संबंधित होता था, चाहे समाज से संबंधित हो, हमें लड़ाई झगड़ों के लिए कभी पुलिस के पास में नहीं जाना पड़ता था। ये हमारी पूर्वजों द्वारा बनाई हुई, हमारे को प्रदान की हुई देन है। लेकिन राजस्थान में ही नहीं, भारत के कुल 10 राज्यों में पैसा एक्ट अधिनियम 1996 लागू कर चुके हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 10 राज्यों में लागू करने के बाद भी हमें ये सोचना होगा कि लागू करने के बाद भी इसका क्रियान्वयन हमारे गांवों में क्यों नहीं। हमारे गांवों में इसलिए लागू नहीं है क्योंकि हमारे जो नेता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, वो हमारे नहीं है, हाई कमान द्वारा सेलेक्ट किए हुए उन सिंह जी और शर्मा जी के। तो हमें सबसे पहले हमारी इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए हमें ज़रूरत है हमारी आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा। हमारी आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा जब हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पैसा एक्ट अधिनियम है, जो हमारे रीति रिवाज है, हमारे सामाजिक न्याय है, हमारे राजनीतिक न्याय है, वो सब हमारी ग्राम सभा के स्तर पर हो सकते हैं। हमारे गांव में हम सभी जो झगड़े होते हैं, जो दूसरे जो भी न्याय अन्याय की बात होती है, हम सभी मिलकर अपने गांव में एक जाजम पर बैठकर उसका फैसला ले सकते हैं। हमें इसके लिए किसी पुलिस वालों के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली। आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली द्वारा अगर हमारे बीच में से नेता जाएगा तो उसको हम ग्राम सभा के क्रियान्वयन के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राम सभा का क्रियान्वयन आज हमारे गांव में लागू नहीं है। सरकार द्वारा लागू कर दिया गया होने के बावजूद भी 1996 में लागू कर दिया, उसके बाद भी हमारे धरातल पर कुछ कार्य ग्राम सभा के माध्यम से नहीं होते। ग्राम सभा के माध्यम से इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ने इसको लागू कर दिया, लेकिन ग्राम सभा के लिए जो जरूरी फंड होता है, जो जरूरी पैसा होता है, वो पैसा हमारे पास नहीं है। उस पैसे को कौन उपलब्ध कराएगा? क्या कांग्रेस बीजेपी के लोग उपलब्ध कराएंगे? कांग्रेस बीजेपी के लोग कभी उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि ग्राम सभा के माध्यम से अगर सारे फैसले होने लगे तो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति खतरे में आ जाएगी। खतरे में इसलिए आएगी, मैं बताना चाहता हूं और आपसे चर्चा करना चाहता हूं इस बारे में, क्योंकि खतरे में इसलिए आएगी हमारे सारे फैसले अगर ग्राम सभा के स्तर पर हम निपटने लगे तो ना हमें थानों में जरूरत होगी, ना हमें किसी न्यायालय में जाने की जरूरत होगी। तो वहां पर जो भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, जो घूसखोर नेता बैठे हैं, उनका रोजगार वहीं पर खत्म हो जाएगा और इन केसों के माध्यम से और जो फंसाए हुए हमारे नागरिक हैं उनसे, जो हमारे आम आदमी है उनसे पैसा वसूलने के लिए और उन न्याय अन्याय के माध्यम से वोट मांगने का उनके पास तरीका नहीं रहेगा। इसलिए कांग्रेस बीजेपी हमेशा से ये चाहती है कि ग्राम सभा हमारे गांवों में लागू नहीं हो। अगर ऐसा चाहती तो 1996 से लागू होने के बाद भी हमारे गांव में क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ, ये हमें सोचना चाहिए। उसके बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा आपसे जल, जंगल और जमीन के बारे में। हमारे आदिवासियों का एकाधिकार जल, जंगल और जमीन पे। हमारा जो पानी है, जंगल है और जमीन है,
वो सभी की सब आदिवासियों की है। इसके लिए जो जंगल में कोई वन उपज होती है, मतलब वन के अंदर कोई छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे हमें रेत लानी है, पत्थर लाने हैं, उसके लिए हम आदिवासियों को अधिकार है। उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें जरूरत है ग्राम सभा की। ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके हम वन के उपज का उपयोग अपने स्तर पे कर सकते हैं। वन के उपज का उपयोग करने के लिए हमें ग्राम सभा की जरूरत है, और ग्राम सभा की जरूरत सिर्फ वन उपज या इन छोटे छोटे कार्यों के लिए नहीं, बहुत बड़े स्तर पर इसका कार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा हुआ है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। उसके बाद मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा शिक्षा के बारे में। आज हमारे क्षेत्र में जो प्लासिया के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पकड़ बनाई हुई है सभी भाइयों ने, लेकिन जो थोड़े से दूर का इलाका है उसमें शिक्षा की काफ़ी जो ना तो बच्चों में इतनी रुचि दिखती है, और अध्यापक कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से सही से उनका कार्य नहीं हो पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन अभिभावकों से और शिक्षकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, इसको शिक्षित करना हमारा पहला कर्तव्य है, और इस कर्तव्य से हम छूट नहीं सकते। हमारा पहला काम होगा अपनी भावी पीढ़ी को शिक्षित बनाना, उनको अच्छी शिक्षा देना। इसके बाद सिर्फ शिक्षा देना नहीं, हम आदिवासी है तो आदिवासी की रीति रिवाज संस्कृति को अपनाने के लिए भी जोर देना होगा। जोर देने का तात्पर्य ये नहीं कि हम किसी के साथ जोर जबरदस्ती करें। हमें छोटे बच्चों को शुरुआत से हमें ये शिक्षा देनी चाहिए, ये संस्कार देने चाहिए हमारी आदिवासी संस्कृति और रीति रिवाज में रहने के लिए। हम बड़े होने के बाद उनको अगर समझाते हैं तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आज हम इतनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे घरों में हमारे सभी जो पहले हमारे पूर्वज थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अपवादों की वजह से आज हमारे समाज में भी कई बुराइयां, कुरीतियां और दूसरे धर्मों की जो रीति रिवाज संस्कृति मिक्स हो रही है। उस मिक्स रीति रिवाज को हमें नहीं अपनाना है, और हमें अपने स्तर पर भी बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देनी है। और मैं बात करूंगा शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य में सबसे जरूरी होता है हमारा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमें किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए हमें अच्छे से चिंतन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार में इसके लिए हम सिर्फ चिंतन नहीं, अपने स्तर पर हमें कार्य भी करने होंगे। इसके लिए हमें सही से खान पान की भी जरूरत होगी। हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये व्रत पूजा पाठ ये जरूरी है? व्रत नहीं करना है अपन को, अपन सच्चे मन से अगर मानते हैं तो भगवान है, कण कण में भगवान है। हमें कहीं मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में जाके भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। कण कण में भगवान विराजमान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कण कण में भगवान विराजमान नहीं है, ये कण कण ही भगवान है, और इस कण कण की ही हम जय बोलते हैं, इसीलिए हम कहते हैं जय जोहार। इस जय जोहार के माध्यम से हमारे आदिवासी पूर्वजों का ये शब्द है, और कितना चिंतन मनन करने के बाद में, कितना सोच समझने के बाद में उन्होंने ये सोचा होगा कि हमारा उद्बोधन जय जोहार के माध्यम से हो, जिसका अर्थ हो कि कण कण की जय। ना इसमें स्पेसिफाई किसी भगवान की जय बोलनी है, ना किसी महापुरुषों की जय बोलनी है। हम इस कण कण की जय बोलेंगे, इस प्रकृति की जय बोलेंगे, जिस प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता है। मैं बात करना अपने व्रत पूजा पाठों से बात करते हुए विचलित हो चुका हूँ। व्रत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दादाजी थे लगभग 120 साल के, अधिकतर सभी जानते भी होंगे 120 साल के आसपास हो चुके थे, लेकिन मेरे दादी जी ने कभी करवा चौथ का व्रत नहीं रखा। उनको तो नहीं पता था कि करवा चौथ का व्रत क्या होता है, ये करवा चौथ क्या होता है, लेकिन मेरे दादाजी की उम्र 120 साल के आसपास की रही। इसलिए हमें पाखंड में नहीं आना है। हमारा आदिवासी परिवार, आपका अपना आदिवासी परिवार किसी की आस्था का विरोध नहीं करता है। विरोध करता है तो पाखंडवादी, जो झूठे
और पाखंड फैला रखा है उनका विरोध करता है, किसी की आस्था का नहीं। आदिवासी परिवार सभी लोगों की, सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करता है और किसी धर्म विशेष के अंतर्गत उनकी प्रणाली को, उनके रीति रिवाजों को अपनाने का विरोध करता है। आदिवासी परिवार में जो अच्छी अच्छी रीतियां हैं, काफ़ी अच्छे जो रिवाज बना रखे हैं, हमें उनसे हट कर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंतर्गत रहकर हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे से अच्छे संस्कार दे सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा नशा के बारे में। हमारा जो युवा वर्ग है, युवा जो बुजुर्ग वर्ग है, वो तो काफ़ी हद तक ठीक भी है और कहीं कहीं है भी सही, लेकिन युवा वर्ग है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप आने वाले देश के, इस देश के भविष्य हो। अगर आपसे हम आदिवासी परिवार ये उम्मीद नहीं रखता है कि आप नशे में व्याप्त रहो और बाइक राइडिंग, गैंगस्टर, इन सभी का निर्माण करो। आज बाइक राइडर, गैंगस्टर, इनकी वजह से हमारा समाज काफ़ी दुखी है। हमारे बुजुर्ग वडील काफ़ी दुखी है और समझाना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातें नहीं समझते हैं। एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर इन सबसे क्या मिल रहा है। ना आपका परिवार आपसे खुश है आपके इस फैसले से, बाइकर्स और गैंगस्टर्स और राइडर्स के लिए कह रहा हूँ मैं, कि ना तो आपका परिवार खुश है इनसे और ना ही कोई समाज का व्यक्ति खुश है आपसे। तो आप लोगों को इस चीज़ को करने में क्या खुशी मिल रही है? आप लोगों को ये सोचना होगा कि हमारे घर वालों को हम किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, हमारे समाज को किस प्रकार से खुश रख सकते हैं, जिस समाज ने हमें आज इतना सब कुछ दिया कि जिसके माध्यम से आज हम सब ये बाइक राइडिंग कर रहे हैं सड़कों पे और गैंगस्टर बना रहे हैं। ये अधिकार भी आपको घूमने का, बाइकों पर घूमने का अधिकार भी और बोलने का अधिकार भी आपके जो पूर्वजों ने दिया है, और उन पूर्वजों को आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी कि आप इस तरह से बाद में कार्य करोगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस बात को सोचे जरूर कि आपके समाज को और अपने परिवारजनों को, अपने माता पिता को दुखी नहीं करें। माँ बाप किस तरह से, किस समस्याओं में रहकर आपको बड़ा करते हैं और बाद में आप इस तरह की हरकत करते हो तो आपका परिवार काफ़ी दुखी रहता है। उसके बाद मैं सभी कार्यकर्ताओं, आदिवासी परिवार के सभी कार्यकर्ताओं और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपने स्तर पे आदिवासी परिवार की विचारधारा को फैलाओगे। आदिवासी परिवार की विचारधारा ये कहती है कि हमारे जो सभी साथी हैं वो एक जाजम पर बैठकर जो भी फैसला हो वो सभी मिलकर फैसला लेंगे। इस विचारधारा को हमें इसलिए फैलाना है क्योंकि ये जो दोनों राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने बहुत काफ़ी बुरी तरह से हमारे समाज का शोषण किया हुआ है। इस समाज का शोषण हर तरीके से किया है, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या स्वास्थ्य के रूप में हो। हमें अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिलते हैं। हमारे जो गांव में हॉस्पिटल होते हैं उसमें मुश्किल से एक आधा डॉक्टर प्रदान कर देते हैं और 2-4 नर्सिंग स्टाफ प्रदान कर देते हैं और राम भरोसे चलते रहते हैं। तो हमें ये ज़रूरत है और इसी तरह से शिक्षा में भी यही होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कभी भी सरकार पूरा का पूरा स्टाफ नहीं देती है। पूरा का पूरा स्टाफ इसलिए नहीं देती है क्योंकि हमारे जो नेता है उनको कुछ भी पता नहीं है। आज हमारे नेता को, कोई से भी जनप्रतिनिधि को जो कांग्रेस बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उनमें से 99% जनप्रतिनिधियों को आप पूछ लोगे कि एक स्कूल में, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कितने का स्टाफ होना चाहिए, उनको नहीं पता होगा। एक सीएचसी में या एक पीएचसी में कितने का स्टाफ होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, उनको ये नहीं पता होगा। उनकी जानकारी के अभाव में, उनकी जानकारी के अभाव के कारण आज हम पिछड़े हुए। ये नेता, ये अधिकारी जो आते हैं बड़े ऊंची आवाज में कह देते हैं कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये इलाका पिछड़ा हुआ है नहीं, इस इलाके को पिछड़ा हुआ बनाया है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।